व्यूअर्स, नावल तुमसे मोहब्बत लाजिम है, राइटर उजाला नाज, एपिसोड 10। ठीक हो जाने के बाद इरसा ने पूरा ध्यान अपने इम्तिहानात पर दिया था। इस दौरान इसने 1-2 मरतबा दादो की जानिब भी चक्कर लगाया था, मगर अफान से उसका सामना नहीं हुआ था। वो जाती ही उस टाइम थी जब वो ऑफिस में होता था, मगर इस दौरान एक ख़ास बात ये भी थी कि अफान इसे हर पेपर से पहले मैसेज करके बेस्ट ऑफ लक कहता था और इरसा के लिए उसका ये मैसेज ही बहुत अहमियत रखता था। आज इसका लास्ट पेपर था। फाइनली वो ग्रेजुएशन के इम्तिहान से फारिग हो गई थी। वो इस वक्त पेपर देकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी जब उसने सामने खड़े अफान को देखा। इरसा साजिद उसकी जानिब बढ़ी थी, मगर उसकी आंखों में हैरानी थी। अफान खालिद सन ग्लासेस लगाए अपनी कार से टेक लगाए उसे अपनी जानिब आता देख रहा था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। आप यहाँ कैसे? इरसा ने उसके करीब आकर पूछा। तुम्हें लेने आया हूँ, उसके लिए फ्रंट डोर खोलते अफान ने कहा। वो इसी हैरानी के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। अफान भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए इरसा से पूछा। बहुत अच्छे हुए हैं, इरसा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। रिजल्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अफान ने इसके लिए दुआ की। आमीन। दादू कैसी है? इसने सामने देखते हुए पूछा। दादू तो बिल्कुल ठीक हैं, अब तुम्हें देखकर मज़ीद ठीक हो जाएंगी। अफान के इस अंदाज ने इरसा को एक बार फिर चौंका दिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इरसा ने हैरानी से अंदाज में पूछा। हाँ, तुम्हें देखकर और अच्छी हो गई है। अफान ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखते हुए कहा था। वो जानता था कि इरसा साजिद को इसका अंदाज हैरान कर रहा है, और सच तो ये था कि वो खुद भी अपने अंदाज पर हैरान था। इरसा को देखकर अब दिल खुश हो जाता था। हम कहाँ जा रहे हैं? इरसा ने घर की तरफ गाड़ी ना जाते देखकर पूछा। लंच करने। इसकी बात पर इरसा ने खिड़की की जानिब देखकर अपना सर झटका। लगता है इनके सर पर चोट लगी है, इसने सोचते हुए बाहर देखा। थोड़ी देर बाद अफान ने गाड़ी एक शानदार रेस्टोरेंट के सामने रोकी थी। इरसा खामोशी से बाहर निकली और फिर अफान के हमराह वो इस रेस्टोरेंट के अंदर आई और एक कॉर्नर पर रखे टेबल पर बैठ गए। तो फिर तुम ऑफिस कब से आ रही हो? इसने ऑर्डर देने के बाद इससे पूछा। आज तो पेपर ख़त्म हुए हैं, परसों से आऊँगी, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम कल से आओ। वो उससे पूछ नहीं रहा था, वो इसे बता रहा था। इरसा को अफान में वाकई कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन मैं परसों आना चाहती हूँ, इसने अपनी बात कही। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर फिर तुम्हें आज रात दादू के साथ रहना होगा। वो दोबारा अपने पुराने अंदाज में बोला। दादू के साथ? क्यों? वो तुम्हें याद कर रही हैं और मेरे ख्याल से उनके पास रुकने में कोई हर्ज नहीं है। तुम पहले भी रुक चुकी हो, इसे याद दिलाया। जी, मगर मैं अभी रेस्ट करना चाहती हूँ। दादू से मिलने में सुबह आ जाऊँगी। इसे दादू के साथ रहने पर मसला नहीं था, मगर अफान की मौजूदगी में उस घर में रहना इससे ये बहुत ख़तरनाक लग रहा था। वैसे भी वो अब तक पिछला वाक़या भूली नहीं थी। ठीक है, फिर मैं दादू से कह दूँगा। मुझे यकीन था कि तुम दादू के लिए आओगी, इसलिए मैंने उनसे वादा कर लिया था, मगर अब उन्हें मायूसी होगी। अफान ने मायूसी वाला चेहरा बना कर कहा। आपने दादू से वादा क्यों किया? इरसा को इसके यकीन पर हैरानी थी, क्योंकि दादू ने बताया कि तुम उन्हें अपनी दादू मानती हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम अपनी दादू को उदास नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मगर प्लीज़ आइंदा मुझसे पूछे बिना दादू से कुछ मत कहिएगा। उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। थैंक यू, दादू खुश हो जाएंगे। अपनी मुस्कुराहट को दबाते अफान ने इससे कहा। लंच के बाद वो इसे घर छोड़कर अपने ऑफिस आ चुका था। इरसा अब दादू के पास आई थी। कैसे हुए तुम्हारे इम्तिहान? दादू ने इसके सर पर हाथ रखते पूछा। अच्छे हुए हैं दादू, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दादू के कंधे पर सर रखकर इसने कहा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इरसा ने दादू ने इसका माथा चूमा। आज मैं आपके पास रहूँगी। हाँ, अफान ने कहा था मुझसे कि वो तुम्हें आज यहीं रोकेगा। दादू ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, आज उनका मूड कुछ अच्छा लग रहा है। कोई बात हुई है क्या?
ईसा को जो बात हैरान कर रही थी उसने दादू से पूछ ही लिया। ये तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी। दादू की बात पर इसने सर उठाकर दादू की जानिब देखा। मुझसे? क्यों? इसे समझ नहीं आया था कि दादू क्या कहना चाह रही हैं। तुमने ही कोई जादू किया है कि इसका मूड भी अच्छा हो गया है और वो तुम्हारे बारे में बात भी करता है। दादू ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे बारे में क्या बात करते हैं? यही कि तुम्हारी बात होती है मुझसे या नहीं। और आज तो सुबह से ही वो तैयार बैठा था तुम्हें लेकर आने के लिए। मुझसे भी कह गया था कि तुम्हें यहाँ रुकने पर मजबूर कर देगा। दादू की बात पर ऐसा उछल पड़ी थी। मतलब कि आपने उनसे वादा नहीं लिया था? वो हैरत से दादू से पूछ रही थी। इसकी बात पर दादू सारी बात समझते हुए हंसती। अरे मैं क्यों वादा लूंगी? मुझे मालूम था कि आज तुम्हारा आखिरी पेपर है, तुम थक गई होगी, मगर अफान ने कहा कि तुम्हें ज्यादा आराम यही मिलेगा। मगर इन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इस बात का मकसद नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रहा था। दादू की बात पर वो बिल्कुल खामोश हुई थी। इसे समझ नहीं आया था कि उसके दिल को इतनी खुशी किस बात की है, मगर वो बस इतना जानती थी कि उसे ये अच्छा लगा था। अफान का बदला अंदाज इरसा साजिद को भा रहा था। जाओ अब तुम आराम करो जाकर, शाम को मुलाकात होती है। दादू ने इसकी थकन के बायस इससे कहा। वो सर हिलाकर दूसरे रूम उनके रूम से निकलकर अपने रूम में आई। उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ अफान खालिद की जानिब थी। महद को अपने यहाँ रुकने का मैसेज करके वो बेड पर लेटी थी और फिर कुछ देर बाद वो सो भी गई थी। शाम वो घर आकर सीधा दादू के कमरे में गया था, मगर जैसे वो वहाँ देखना चाहता था वो वहाँ मौजूद नहीं थी। सलाम दादू, दादू के आगे झुकते हुए इसने कहा। वालेकुम अस्सलाम, आज जल्दी आ गए? दादू ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी बस काम जल्दी ख़त्म हो गया तो आ गया, इसने आसपास नजर दौड़ाते कहा। काम जल्दी ख़त्म हो गया या फिर किसी की मौजूदगी ने जल्दी आने पर मजबूर कर दिया? उसकी तलाश में घूमती नज़रों को दादू नोट कर चुकी थी। नहीं, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, इसने हाथ सर पर फेरते हुए कहा। दादू से छुपाना चाहते हो, मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। दादू की बात पर उसने मुस्कुरा कर सर उठाया। अब आपको मालूम ही है तो बता भी दें, कहाँ है वो? इसने इकरार किया था। अपने कमरे में सो रही है, बहुत थक गई थी और तुम उसे यहाँ ले आए मेरे नाम से। आपका नाम इस्तेमाल करना पड़ता है दादू, मजबूरी थी, सोफे से टेक लगाते हुए उसने फखरी अंदाज में कहा। तो फिर तुम उसे सच्चाई कब बता रहे हो? दादू ने इसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। आप चाहती हैं कि मैं उसे बताऊं? अब वो संजीदा हुआ। हाँ, तुम्हें उसे बता देना चाहिए। अब जब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो तो तुम्हें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। दादू की बात पर इसने चौंक कर दादू को देखा। आपको कैसे पता? वह हैरान था। वो उसके दिल की बात कैसे जानती थी? तुम्हारी दादू से कभी कुछ नहीं छुपा सकता, दादू ने मुस्कुरा कर कहा। वो मुझसे नफरत करती है। अफान ने सर झुका कर कहा। जाने जब जब इसे इरसा की नफरत का ख्याल आता था उसका सर क्यों झुक जाता था। नहीं, वो तुमसे नहीं, उस शख्स से नफरत करती है। दादू की बात पर उसने सर उठाकर उन्हें देखा। और वो शख्स मैं हूँ दादू, इसने जैसे दादू को आगाह किया था। हाँ, वो शख्स तुम हो, मगर मुझे यकीन है अगर तुम खुद जाकर उसे सच बताओगे तो वो तुम्हें माफ़ कर देगी। दादू को जाने क्यों इतना यकीन था? आपको ऐसा क्यों लगता है? वो समझती है कि मैं उसके बाप की मौत का जिम्मेदार हूँ, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसे दादू की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जानता था कि इरसा को अगर सच्चाई मालूम हुई तो वो उसके साथ कभी नहीं रहेगी। मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख चुकी हूँ अफान। वो तुम्हारी परेशानी का सुनकर परेशान होती है, तुम्हारे लिए सोचती है, और उसने तुम्हारी तकलीफ महसूस की है, वो आगे भी महसूस करेगी। अगर तुम उसे खुद जाकर सच बता दोगे तो वो तुम्हारी सच्चाई से पिघल जाएगी। तुम उसे मना लोगे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर। दादू ने इसे एक रास्ता बताया था जो बहुत मुश्किल था। मैं उसे यकीन दिलाने के बाद खुद सब सच बताऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रही हैं, अफान ने खड़े होते हुए कहा। तुम उसे उठाने जा रहे हो? दादू ने इसे खड़े होते देखकर पूछा।
आप ही तो कहती हैं कि मगरिब के टाइम सोना नहीं चाहिए। अफान मुस्कुरा कर कहता कमरे से बाहर निकला था और दादो इसे जाता देखकर मुस्कुराई। वो सीधा इरसा के कमरे की जानिब आया था, मगर कमरा लॉक था। उसने दरवाजे को नॉक करना शुरू किया। कोई था जो मुसलसल इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक कर रहा था। वो नींद से जागी थी, बाल बिखरे हुए थे। साइड पर रखा दुपट्टा ओढ़कर वो दरवाजे की जानिब आई और दरवाज़ा खोला। सामने अफान खालिद खड़ा था, जो इसे इस हुलिये में देखकर मुस्कुराया। आप? वो इसे देखकर हैरान हुई थी। क्या मैं अपने ही घर में नहीं हो सकता? अफान ने कमरे के अंदर कदम बढ़ाते हुए कहा। वो इसके इस तरह कमरे में आ जाने से और ज़्यादा हैरान हुई। जल्दी से तैयार हो जाएं, हमने जाना है। वो चारों तरफ से कमरे का जायज़ा लेते हुए कह रहा था। इसे आज इरसा की मौजूदगी में ये कमरा अलग ही लग रहा था। कहाँ? इसने अफान के देखते हुए पूछा। बाहर, एक ख़ास जगह। उसने पलट कर कहा। मैं डिनर दादो के साथ करूँगी। इरसा को लगा शायद वो उसे डिनर पर ले जाना चाहता है। जी बिल्कुल, हम डिनर दादो के साथ ही करेंगे। आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं। वो कहकर कमरे से चला गया था और इरसा अपनी अलमारी से अपना ड्रेस निकालकर वॉशरूम की जानिब गई थी। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो तैयार होकर नीचे आई थी। इसने पिंक कलर की टॉप, ब्लैक कलर का पजामा और बाल खुले रखे थे। वो सीधा दादो के कमरे में आई थी, जहां अफान पहले से ही मौजूद इसका इंतज़ार कर रहा था। चलें फिर, हम चलते हैं। इसे आता देखकर वो फौरन खड़ा हुआ। जाओ और जल्दी आ जाना, दादो ने दोनों की जानिब देखकर कहा। चलें? अफान ने उसकी जानिब देखकर कहा था, जो इसकी बात पर सर हिलाकर आगे चलने लगी थी। वो दोनों साथ ही वहाँ से निकले थे। इरसा ने उससे पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ जा रहे हैं, मगर अफान ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद अफान ने गाड़ी रोकी थी। इसने देखा वो एक कब्रिस्तान था, वही कब्रिस्तान जिसके किसी कोने में उसके पापा भी मौजूद थे। इसने हैरत से अफान की जानिब देखा, जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अब उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। वो हैरत ज़दा एहसासात लिए बाहर निकली। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इसने अफान से पूछा था, जो अब खामोशी से कब्रिस्तान की जानिब जा रहा था। प्लीज़ चले यहाँ से। इरसा घबरा रही थी। इसे कब्रिस्तान से डर नहीं लग रहा था, इसे अपने पापा के सामने जाने से डर लग रहा था। इससे अफान खालिद से डर लग रहा था। अफान रुका नहीं था, वो इसे अनसुना करके आगे बढ़ रहा था। मजबूरन इरसा को भी इसके पीछे आना पड़ा। इसने देखा वो कुछ कब्रों से गुजरकर एक कब्र के पास आया। इरसा साजिद ने देखा उस कब्र पर खालिद बिनते हमीद लिखा था और इरसा समझ गई थी कि ये इसके पापा की कब्र है। इसके कदम रुक गए थे। इरसा इस कब्र के पास खड़ी थी, जबकि अफान अब इस कब्र के पास बैठा था। उसने कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरा। कितना मिलता जुलता मंजर था। कुछ अर्से पहले इसी कब्रिस्तान में अपने पापा की कब्र के आगे इरसा साजिद बैठी कब्र की मिट्टी पर हाथ फेर रही थी और महत इसके पास खड़ा इसे देख रहा था। और आज उसी कब्रिस्तान में अपने पापा की कब्र पर अफान खालिद उस कब्र की मिट्टी पर हाथ फेर रहा था और इरसा साजिद उसके पास खड़ी है। इरसा साजिद को अफान में अपना अक्स नजर आया। तुमने कहा था कि तुम पुरसुकून हो इरसा, अफान ने थोड़ी देर बाद कहा। उसकी नज़रें उसके पापा की कब्र पर थीं। तुम्हारे पापा को भी तो किसी ने कत्ल किया था, तुम उससे भी नफरत करती हो, तो फिर तुम पुरसुकून कैसे हो? वो उससे पूछ रहा था। वो इस बार अफान ने उसकी जानिब देखकर सवाल किया। इरसा ने उसकी आंखों में नमी देखी थी। एक दर्द था जो आज अफान खालिद की आंखों में था। ऐसा ही एक दर्द इरसा के अंदर भी था, जिसे वो छुपाती फिरती थी। हाँ, मुझे उस शख्स से नफरत है जिसकी वजह से मेरे पापा यहाँ आए। उसने एक जानिब देखकर कहा। अफान जानता था कि उस जानिब क्या है। ये एक इत्तेफाक ही तो था कि दोनों कब्रें एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबिल थीं। मगर मैं पुरसुकून हूँ क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना अपने साथ और ना ही उसके साथ कर पाई। इसने एक गहरी सांस लेकर कहा। और अगर वो कभी तुम्हारे सामने आया
तो क्या तुम अपना इंतकाम लोगी? एक डर था जो अफान खालिद के इस सवाल में था। इरसा ने मुस्कुराकर अफान की जानिब देखा। नहीं, मैं उससे इंतकाम कभी नहीं लूँगी। इरसा के जवाब पर अफान हैरान रह गया। क्यों? वो तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार है, तुम इससे इंतकाम नहीं लोगी? इसने अपना सवाल दोहराया। नहीं, क्योंकि इंतकाम में सुकून नहीं मिलता सर। मैं उसके साथ वो करूँगी जिसमें मुझे सुकून मिलेगा। इरसा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखकर कहा। क्या करोगी उसके साथ? वो ना जाने क्या जानना चाहता था। अल्लाह से कहकर उसे सज़ा दिलवाऊंगी और सज़ा अल्लाह चुनेगा, और मुझे यकीन है कि वो ऐसी सज़ा देगा जैसी मुझे मुतमईन कर सके, और आपको भी यही करना चाहिए। इसने अफान से कहा था और वो अपनी जगह हैरान रह गया था। वो जानता था कि अपने पापा की मौत का सुनकर वो कितने दिन तक बेहोश रही थी। वो जानता था कि इरसा सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने पापा से करती थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो नफ़रत भी उससे कई बेहतर अंदाज से करती थी। काश मैं भी यही करता इरसा, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उस शख्स से इंतकाम लिया, ऐसा कि जिसका नुकसान उसकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ा। वो कह रहा था। तो आपके इंतकाम ने आपको क्या दिया सर? इरसा ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। मोहब्बत, उसने बेख्तियार कहा। मोहब्बत? अफान का जवाब उसके लिए अजीब था। इंतकाम मोहब्बत कैसे दिलवा सकती है? हाँ, मुझे उस इंतकाम ने मोहब्बत दे दी इरसा, और जानती हो वो मोहब्बत किस रूप में मेरे सामने आई है? वो इससे पूछ रहा था, और जाने क्यों मगर इरसा साजिद के दिल में एक डर आया था। किस रूप में? तुम्हारे रूप में। अफान ने इसके सामने खड़े होकर कहा, और इरसा साजिद उसकी बात पर पत्थर हो गई थी। ये वो जगह है इरसा जहाँ कई साल पहले अपनी नफरत का इकरार करने आया था। इसने कब्र की जानिब देखकर कहा। इरसा ऐसा सुन रही थी, मगर वो जो सुन रही थी वो इसे हैरान कर रहा था। और आज इसी जगह मैं अपनी मोहब्बत का इकरार करता हूँ। इसने इरसा की जानिब देखकर कहा। वो पत्थर बनी उसे सुन रही थी, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अफान खालिद इससे इकरार कर रहा था अपनी मोहब्बत का। इरसा के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ी थी, मगर ऐसी लहर कभी महत के इकरार पर तो महसूस नहीं हुई। तुम सही कह रही थी, मैं बेसुकून हूँ। मुझे इंतकाम ने बेसुकून कर दिया है, और मुझे सुकून सिर्फ मोहब्बत दे सकती है इरसा। नफरत सुकून नहीं देती, ये मैं जान चुका हूँ। अब मोहब्बत चाहिए। उसने हाथ बढ़ाकर इरसा का हाथ थामा, जो आज इरसा को हैरान कर रहा था। क्या तुम मुझसे मोहब्बत दोगी? वो इससे पूछ रहा था। एक ऐसा सवाल था कि जिसके जवाब ने इरसा को खुद भी हैरान कर दिया। वो इसे जवाब देना चाहती थी, मगर क्या जवाब? इसने अपने दिल से पूछा था, और इसका दिल उससे जो कह रहा था वो उसके लिए नया था। वो अपने ही दिल के फैसले पर हैरान हुई थी। कभी कभी इंसान का अपना दिल भी उसे इतना हैरान कर देता है कि वो कुछ समझने के काबिल नहीं रहता। वो बस दिल के इशारे पर चलता है और चलता चला जाता है। जवाब तो इरसा। वो इसकी खामोशी से घबरा रहा था। इसे इरसा का जवाब चाहिए था, और इरसा का जवाब सुनना चाहता था। इरसा, इसने उसे दोबारा पुकारा था, और इरसा साजिद इस दौरान अपने दिल का फैसला जान चुकी थी। वो इकरार के बदले इकरार करने जा रही थी, मगर अचानक ही दिमाग ने इसे कुछ कहा था। दिमाग ने कुछ तस्वीर रोशन की थी, और इस साजिद को दिल के रास्ते पर चलने से पहले दिमाग को मनाना था। वो इस जंग के साथ नहीं चलना चाहती थी। इसने अपना हाथ अफान के हाथों से निकाला था। अफान ने उसकी इस हरकत पर उसे चौंक कर देखा। तो क्या उसका डर ठीक निकलेगा? तो क्या ऐसा साजिद के दिल में अफान के लिए कुछ नहीं है? क्या वो इनकार करने लगी थी? मेरे साथ आए, वो कहकर एक जानिब मुड़ी थी। अफान जाता था कि इरसा साजिद उसे किस कब्र के पास ले जा रही है। थोड़ी देर बाद इरसा एक कब्र के पास रुकी थी जो इसके पापा की थी। वो उस दिन के बाद पहली बार इस कब्र के पास आई थी। फर्क इतना था कि उस वक्त वो महत के साथ थी और आज अफान के साथ थी। जानते हैं,
कुछ महीने पहले मैं यहाँ आई थी और उस दिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार जाना कि मैं किसी से नफ़रत भी कर सकती हूँ। उस दिन मुझे मेरे दिल ने बताया कि मुझे उस शख्स से नफ़रत है, शदीद नफ़रत। ईर्षा की आंखें लाल हुई थी। अफान ने देखा, उसकी आंखों में नफ़रत थी और अफसोस कि ये नफ़रत अफान खालिद के लिए थी। उसके दिल में एक टीस सी उठी थी। वो मोहब्बत और नफ़रत का मुसाफिर था। इसे उसे साजिद की नफ़रत तो हासिल हो गई थी, मगर मोहब्बत, उसे इसका जवाब मालूम नहीं था। उस दिन के बाद मैं आज इस जगह आई हूँ और आज मैंने जाना कि मैं किसी से मोहब्बत भी कर सकती हूँ। आज मेरे दिल ने मुझे बताया कि मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है। एक फीकी मुस्कुराहट के साथ इसने अफान की जानिब देखकर कहा। वो रुक गया था। तो इसे साजिद को उससे मोहब्बत थी, तो वो कामयाब हो गया था। उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ी थी। अफान को लगा कि इसे अंदर तक सुकून मिल गया हो। मगर अजीब बात है ना अफान, ये पहली बार था कि ईर्षा ने इसका नाम लिया था। कितना अच्छा लगा था उसके मुंह से अपना नाम। अफान ने सोचा कि मोहब्बत तो मैं कर सकती हूँ, मगर मोहब्बत की नहीं जाती। मुझे उससे नफ़रत हो गई थी और मुझे मोहब्बत भी हो जाती अगर मैं इन हालात में ना होती। ईर्षा की बात ने अफान को फिर से डराया। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। आई एम सॉरी बट आई एम मैरिड, उसने कहा था और अफान को लगा कि उसे एक और तीर लगा हो। वो कौन है मैं नहीं जानती, मगर मैं ये जानती हूँ कि मैं उसके निकाह में हूँ। इसलिए मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दे सकती जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता, जब तक मैं खुद को उससे आज़ाद नहीं कर लेती। मैं अपने बारे में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती। इसने अपने आंसू साफ किए और वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि अफान खालिद वहीं खड़ा रह गया। ज़मीन ने एक और धक्का दिया था। इसे लगा कि ईर्षा इससे बहुत ऊपर थी और ईर्षा के आगे वो कुछ नहीं था। इतनी दौलत होने के बावजूद ईर्षा साजिद के सामने एक छोटा इंसान बन गया था वो। और एक छोटा इंसान वो होता है जिसका कद तो ऊंचा हो मगर ज़र्फ का मयार नीचे हो। और आज ईर्षा साजिद ने अपना ज़र्फ दिखा दिया था। वो छोटा पड़ गया था। वापसी का रास्ता दोनों ने खामोशी से गुजारा था। वो घर पहुंचे तो दादो उनके इंतज़ार में थी, मगर दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। वो दोनों अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे और कहीं ना कहीं दादो जानती थी कि इन दोनों के बीच क्या हुआ होगा, इसलिए उन्होंने भी उन्हें रोका नहीं। अजीब रात थी। मोहब्बत का इकरार करके भी वो उसी जगह खड़ा था। वो आगे नहीं बढ़ सका था। एक दीवार थी जो दोनों के दरमियान आई थी। कहते हैं निकाह मोहब्बत की मंजिल होती है, मगर ये पहली बार था कि निकाह ही इस मोहब्बत की दीवार बन चुकी थी। अफान खालिद इतनी हिम्मत जमा नहीं कर पा रहा था कि वो इस निकाह का इकरार कर सके और ईर्षा साजिद इस निकाह से चाह कर भी आज़ाद नहीं हो पा रही थी। दोनों अपनी अपनी जगह मजबूर थे और दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन चुके थे। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। दिल और दिमाग की अजीब जंग थी जो शुरू हो चुकी थी। मोहब्बत हुई नहीं थी और वो ये जानती थी, मगर मोहब्बत से इनकार भी वो कर नहीं पा रही थी। लेकिन यहाँ जंग इस बात की तो थी ही नहीं, जंग तो निकाह और नफ़रत की थी। कितनी अजीब बात थी ना, निकाह और नफ़रत। नून से शुरू होने वाले ये लफ्ज़ ईर्षा साजिद की ज़िंदगी का नूर ले गए थे और ये नूर मोहब्बत का था जिसे ईर्षा चाह कर भी हासिल नहीं कर पा रही थी। सुबह अफान कमरे में आया जब ईर्षा जाने के लिए तैयार थी। मैं आने ही वाली थी नीचे, आप क्यों आए? इसने अफान को आते देखकर पूछा। मैंने सोचा हम दोनों साथ ऑफिस जाते हैं, मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ। तुमसे कुछ कहना है। कुछ देर बाद अफान ने कहा। इसने पूरी रात गुजार कर भी खुद में इतनी हिम्मत पैदा नहीं की थी कि वो उससे सच कह सकता,
मगर अफवान ने एक हल निकाल दिया था। जी कहें। वो जानती थी कि वो किस बारे में बात करने वाला है। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, मगर मैं तुमसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इंतज़ार? वो इसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। हाँ, मैं इंतज़ार करूँगा जब तुम उससे आज़ाद हो जाओगी। तो यही वो हल था जो अफान खालिद ने निकाला था। वो 3 साल गुजारने को तैयार था, और अगर उसने मुझे आज़ाद ना किया तो ऐसा इसे समझाना चाहती थी कि इंतज़ार लाहासिल है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें कैद भी नहीं रहने देगा। वो कहकर पलटा था, मगर इर्सा हैरान खड़ी थी। अफान की बातों का मतलब इसकी समझ से बाहर था, मगर वो परेशान थी, और परेशानी की वजह अफान नहीं था। परेशानी की वजह तो महद था। वो भी तो उसके इंतज़ार में था। तो अब इर्सा साजिद किसे चुनने वाली थी? ऑफिस का पूरा वक्त काम में भी में ही गुजरा था। वो काफ़ी दिनों बाद ऑफिस आई थी, तो इसे बहुत कुछ करना था। अफान भी इस दौरान बिजी था। इन दोनों के दरमियान बात सिर्फ काम के मामले में ही हुई थी। शाम हुई तो इरसा ने काम से फारिग होकर अपना बैग उठाया। इसने सामने देखा तो अफान अब भी अपनी किसी फाइल पर झुका था। वो बैग उठाकर अफान के ऑफिस में आई। आपने जाना नहीं है? इसने अफान के सामने खड़े होकर कहा। बस तुम्हारा काम खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था, मुस्कुराते हुए कहा। मेरा इंतज़ार क्यों? वो इसके इंतज़ार का मकसद नहीं समझी थी। क्योंकि मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। अफान ने फाइल बंद करके खड़े होते हुए कहा। मगर सर, मैं तो घर नहीं जा रही। तो कहाँ जाना है? गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठाकर आगे बढ़ते हुए इसने कहा, महद से मिलने। इरसा के जवाब पर एक पल के लिए अफान के कदम रुके। महद तुम्हारे लिए सबसे अहम है ना इरसा? उसने आगे बढ़ते हुए कहा। कदमों की रफ्तार अब सुस्त थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। इसने दिल से इकरार किया था, और इसका ये इकरार अफान को बहुत बुरा लगा था। क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? एक सवाल था जो बेख्तियार उसने पूछ लिया था। मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत अहम है। इरसा के जवाब पर अफान को मायूसी हुई। अगर उससे इकरार नहीं किया था तो ये इनकार भी नहीं था। इसने इरसा को महद के घर ड्रॉप किया था। वो अंदर आई तो महद उस वक्त उसी के इंतज़ार में बैठा नजर आया। ख्याल आ गया आपको मैडम? पूरा आधा घंटा लेट हैं आप। इसने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, बस काम खत्म करने में वक्त का पता ही नहीं चला। सोफे पर बैठते हुए इसने महद से कहा, चलो शुक्र है ख़त्म हो गया। क्या पियोगी? कॉफ़ी। अभी बना कर लाता हूँ। वो कहकर फ़ौरन किचन की जानिब गया था, जबकि इरसा वहीं आँख बंद करके बैठ गई थी। पूरा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद अब वो बहुत थक चुकी थी। थोड़ी देर बाद महद कॉफ़ी के 2 कप ले आया तो इसने बंद आँखें खोलकर सामने देखा। थक गई हो? उसके सामने बैठते हुए कहा। नहीं, अभी से थक गई तो इतना लंबा सफ़र कैसे करूँगी? इरसा ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, सफ़र बहुत लंबा है, और इस सफ़र में मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा। कॉफ़ी का कप इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। इरसा ने कॉफ़ी का कप इसके हाथ से थामा था। इतने लंबे सफ़र पर तुम कब तक मेरे साथ रहोगे महद? उसने एक सवाल किया। जाने क्यों अफान के आने के बाद इससे लगता था कि वो महद के साथ इंसाफ नहीं कर रही। मंजिल के हुसूल तक महद ने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखते हुए कहा। और मंजिल क्या है? वो जानना चाहती थी। मंजिल का तो इसे भी नहीं मालूम। मोहब्बत। जवाब भी फौरन आया था, मगर ये जवाब इरसा साजिद को सुन कर गया था। क्या मोहब्बत मंजिल होती है? वो इससे पूछ रही थी। नहीं, मोहब्बत तो खुद एक सफ़र है। मोहब्बत तो मंजिल तो किसी की मोहब्बत का हुसूल है। वो इससे कह रहा था। और तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम्हारी मोहब्बत का हुसूल। महद का जवाब इरसा का सर झुका गया था। उसके सामने बैठा वो शख्स जिसने ज़िंदगी के हर मोड़ पर
اس کا ساتھ دیا تھا، وہ جو تب اس کے ساتھ تھا جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ اس کے ساتھ کا طلبگار تھا، وہ اس کا منتظر تھا۔ اور اس سے ساجد، وہ کس کے ساتھ کی طلبگار تھی؟ دل کا جواب ارسا کو مزید شرمندہ کر رہا تھا۔ اس وقت پہلی مرتبہ ارسا کو لگا کہ کاش اس نے اس جاب کے لیے اپلائی نہ کیا ہوتا۔ پہلی بار ارسا کے دل نے کہا کہ کاش عفان خالد اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا تو آج اسے مہد کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ کیا ہوا؟ اسے کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر مہد نے پوچھا۔ تم بہت اچھے ہو مہد، ارسا نے مسکرا کر دل سے کہا۔ اس کی بات نے مہد کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ لائی۔ تم بھی بہت اچھی ہو، وہ اس سے کہہ رہا تھا، مگر ارسا کو لگا اسے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا، وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ آج عفان آفس نہیں آیا تھا۔ ارسا اس کی غیر موجودگی سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عفان کبھی آفس سے آف نہیں کرتا، پھر جانے کیوں وہ آج نہیں آیا تھا۔ حاشر صاحب کہاں ہیں؟ اس نے ریسیپشن پر موجود لڑکی سے پوچھا۔ وہ آ گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، حاشر اسی طرف آ رہا تھا۔ ہیلو حاشر، کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن، آپ بتائیں؟ حاشر نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بھی۔ وہ آج باس نہیں آئے، خیریت ہے؟ اس نے اب حاشر سے وہ سوال کیا جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ دادو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آج نہیں آ سکے۔ حاشر کی بات پر ارسا کو حیرانی ہوئی۔ کیا ہوا دادو کو؟ وہ دادو کے لیے پریشان تھی۔ وہی بی پی کا ایشو۔ اچھا مجھے کچھ کام ہے، چلتا ہوں۔ حاشر کو شاید کہیں جانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ فوراً وہاں سے نکل گیا، جبکہ ارسا پلٹ کر وہاں سے باہر نکلی۔ اسے دادو کے پاس جانا تھا۔ وہ پھولوں کی دکان کے پاس رکی تھی۔ اب خالی ہاتھ تو جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، سوچا پھول ہی لے لیتے ہیں۔ اس نے وائٹ روزز لیے تھے۔ کہتے ہیں وائٹ روزز نفرت کی علامت ہوتے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہی روزز دوستی کی نشانی بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ دینے والے پر منحصر ہے کہ وہ کس نیت سے آپ کو دے رہا ہے۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر اس گھر کے اندر آئی تھی۔ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی، ورنہ آج سے پہلے تو اسے کوئی نہ کوئی مجبوری ہی یہاں لائی تھی۔ اس نے دیکھا ایک ملازمہ کچن سے نکل کر اس کی جانب آ رہی ہے۔ دادو کہاں ہیں؟ اس نے ایک بے تکا سوال کیا۔ اب وہ ڈائریکٹ عفان کے بارے میں تو نہیں پوچھ سکتی تھی۔ وہ اپنے روم میں ہے، ملازمہ نے اسے جواب دیا۔ اب وہ ان سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی جہاں سے کچھ آگے جا کر 5واں کمرہ دادو کا تھا۔ اس کے قدم بڑھ رہے تھے۔ آج وہ عفان کے لیے بھی یہاں آئی تھی۔ دادو کے کمرے سے کچھ باتوں کی آواز آ رہی تھی، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اندر عفان موجود ہے۔ ایک مسکراہٹ تھی جو ارسا کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ اس نے دروازے کے پاس آ کر اسے کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر ہاتھ رک گئے۔ اندر سے آتے آواز اور الفاظ اس کا ہاتھ روک گئے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اسے پتہ لگ گیا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی دادو۔ یہ عفان خالد کی آواز تھی، مگر وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کون تھا جو اس سے نفرت کرتا تھا؟ اس سے ساجد رک گئی تھی۔ تم اسے چھپا کر ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ جس دن اسے سب معلوم ہوگا اس کی نفرت مزید بڑھ جائے گی، دادو کی آواز تھی۔ میں فی الحال اس کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے جب اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی تو وہ مجھے معاف کر دے گی۔ وہ کس کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے ارسا سے اقرار کیا تھا کہ یہ کون تھی؟ ارسا ساجد الجھ رہی تھی۔ محبت تو اسے تم سے ہو گئی ہے عفان، مگر اعتبار کے بنا محبت خالی ہوتی ہے، دادو اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ میں اسے سچ نہیں بتا سکتا دادو، میں اسے نہیں بتا سکتا کہ اس کے باپ کا قاتل میں ہوں، میں اسے نہیں بتا سکتا کہ اسے برباد کرنے والا میں ہوں، میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا کہ اس کی نفرت میں ہوں، عفان نے کہہ کر سر دادو کی گود میں رکھا تھا، جبکہ باہر کھڑی ارسا کے سر پر بجلیاں گری تھیں۔ اس نے ایک قدم پیچھے کیا۔ اس کے کانوں میں عفان خالد کے الفاظ
گونج رہے تھے۔ اس کے باپ کا قاتل میں ہوں۔ اس نے ایک قدم اور پیچھے کیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اسے لگا یہ الفاظ اس کے لیے تھے۔ اسے برباد کرنے والا میں ہوں۔ اسے لگا اس کی بربادی کی بات ہو رہی تھی۔ وہ شوق کے عالم میں تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دھیمی سی آواز تھی جو اسے سنائی دی تھی۔ اسے لگا وہ خود کو تسلی دینا چاہتی ہے۔ ضرور کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی۔ وہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ارسا۔ دل کچھ کہہ رہا تھا، دل اسے بہلا رہا تھا، مگر دماغ، تمہارے علاوہ اور کون ہے کہ جسے اپنے باپ کے قاتل سے نفرت ہے؟ دماغ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے قدم سست ہوئے۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی کسی اور کمرے کی جانب۔ مگر اس نے تمہارا نام تو نہیں لیا، اور اگر تم ہوتی تو دادو تمہیں ضرور بتاتی۔ دل نے ایک اور دلیل دی تھی۔ نام تو کسی اور کا بھی نہیں لیا اس نے۔ چلو پھر خود ہی دیکھ لو کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ دماغ نے اسے ایک مشورہ دیا۔ پھول اب ارسا ساجد کے ہاتھوں میں نہیں تھے۔ وہ تو پیچھے دادو کے کمرے کے سامنے ہی گر چکے تھے۔ اب وہ عفان خالد کے کمرے تک آئی تھی۔ وہ ایک بار پہلے بھی اس کمرے میں آئی تھی۔ اس وقت اس کا دل اسے یہاں لایا تھا، مگر آج اس کا دماغ اسے یہاں لایا ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ روم اسپرے کی مہکتی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اندر کی جانب بڑی، قدم بے جان تھے۔ اس نے خالی آنکھوں سے چاروں اور شاندار کمرے کو دیکھا جو عفان خالد کا تھا، جہاں ہر چیز قیمتی تھی۔ جب اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی تو وہ مجھے معاف کر دے گی۔ اچانک ہی اس کے قدموں میں تیزی آئی۔ اب اس نے ایک ایک کر کے سارے درازوں کو چھاننا شروع کیا۔ 1 2 3 وہ بیڈ کے پاس رکھ کے سارے ڈراز کو چیک کر رہی تھی، جانے اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ وہاں کچھ نہ پا کر ڈریسنگ کے دراز چیک کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی تھی۔ 1 2 اور پھر تیسرے دراز پر اسے ایک تصویر ملی تھی۔ اس نے دیکھا وہ ٹرن ہوئی تھی۔ ارسا نے اس تصویر کو باہر نکالا تھا۔ جانے کیا بات تھی اس تصویر سے اسے ڈر لگ رہا تھا جیسے اب تک اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے تصویر کو سیدھا کیا تھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ صدمہ، حیرت اور جانے کیا کیا تھا جو اس وقت ارسا ساجد کی آنکھوں میں تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی تو وہ تصویر اسے دھندلی لگنے لگی تھی۔ اسے لگا کہ کچھ ہے جس نے اس کی بینائی کم کر دی تھی۔ جانے ایسا کیا تھا؟ اچانک ہی جیسے کسی چیز نے اسے ہوش میں لایا تھا۔ اب وہ الماری کی جانب بڑھی۔ اس نے ایک ایک کر کے الماری کے دراز چیک کیے، مگر اسے کچھ نہیں ملا۔ اب وہ کپڑوں کے نیچے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر جب بے چینی بڑھی تو اس نے کپڑے باہر نکالنے شروع کیے، اور پھر ایک شرٹ کے ساتھ ہی ایک خاکی لفافہ نیچے گرا۔ ارسا ساجد وہیں رک گئی تھی۔ اسے لگا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جھک کر وہ لفافہ اٹھایا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے یہ لفافہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ ہو۔ اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وہ لفافہ کھولا۔ ایک کاغذ تھا جو اس لفافے کے اندر موجود تھا۔ یہ لمحہ تھا جب اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ بڑھ گئی تھی۔ اس نے وہ کاغذ باہر نکالا، اور پھر اس نے جو دیکھا شاید وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا۔ اس نے دیکھا اس پر اس کا نام لکھا تھا، اور دولہے کا نام؟ اس نے دولہے کا نام پڑھا، عفان خالد۔ آج اسے لگا کہ وہ ایک بار پھر ٹوٹ گئی تھی۔ اسے لگا کہ آج اسے ایک بار پھر برباد کیا گیا تھا۔ اسے لگا کہ آج وہ وہیں آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا۔ اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اس کے دماغ پر ایک فلم چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پٹی باندھی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ ایک رسی سے باندھے گئے تھے۔ وہ یہ کاغذ پکڑے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اسے لگا آنکھوں پر بندھی پٹی آج کھلی تھی۔ اسے لگا کہ رسی سے باندھے گئے ہاتھ آج اس کے آزاد ہوئے تھے۔
इसने लैपटॉप पर सेक्रेटरी की नीट का ऐड पढ़ा था। इसे आज पता लगा कि वो ऐड इसके लिए था। वो अपनी गाड़ी में बैठी थी। इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कैसे चल रही है। इसने गाड़ी स्टार्ट की। वो एक ट्रांस की कैफियत में थी। वो इसे अपने पापा की कब्र के पास ले गया था। इसे आज मालूम हुआ कि वो अपने इंतकाम को कब्रिस्तान लेकर गया था। वो एक सड़क पर जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। जानती थी तो बस इतना कि वो कहीं दूर जाना चाहती थी, बहुत दूर। वो अपने पापा की कब्र के सामने इससे कुछ कह रही थी। इसे लगा कि वो उस दिन अपने पापा के कातिल के साथ खड़ी थी। इसे एहसास नहीं था कि वो बहुत तेज़ी से जा रही है। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी। इसकी आंखों के आगे धुंध थी। इसे महसूस हो रहा था कि जैसे एक गरम सयाल इसके चेहरे को भिगो रहा है। इसे याद आया वो इससे इजहार कर रहा था। इसे अब एहसास हुआ कि वो एक और इंतकाम की शुरुआत कर रहा था। वो गाड़ी आगे बढ़ा रही थी। इसका मोबाइल बज रहा था। फ़ोन पर महत का नाम चमक रहा था। इसने धुंधली आंखों से मोबाइल अटेंड किया। हेलो इर्सा, कहाँ हो? महत की आवाज़ स्पीकर पर गूंजी थी। इर्सा ने मोबाइल सामने रखा। मैं जहन्नुम में हूँ। मेरे आसपास आग लगी है महत। मैं जल रही हूँ, वो कह रही थी। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। कई आंसू थे जो उसकी आंखों से बह रहे थे। महत इसकी आवाज़ सुनकर परेशान हो गया। तुम कहाँ हो इर्सा? वो अब इसके पास पहुँचना चाहता था। आग में हूँ महत, मुझे बचाओ महत। वो महत का नाम पूरा नहीं ले सकी थी। अचानक एक धमाका हुआ था। इर्सा की गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से तेजी से टकराई थी। इर्सा, क्या हुआ तुम्हें? मोबाइल पर से महत की आवाज़ आई थी, मगर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत से लोग थे जो कि उस गाड़ी के आसपास जमा होना शुरू हुए थे। कुछ देर बाद एम्बुलेंस की आवाज़ इस गाड़ी पर, इस सड़क पर गूंज रही थी। ओके व्यूअर्स, तुमसे मोहब्बत लाजिम है कि किस नंबर 10 जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको नावल कैसा लग रहा है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नई एपिसोड के साथ दोबारा वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।